गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का अध्याय 2 का लेक्चर 4 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भारत के का जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में और उत्तर भारत के मैदान के बारे में कर लिया था। आज हम तीसरी जो भूआकृति है, भारत की प्रमुख भूआकृति प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह इस मैदान से यानी कि उत्तर भारत के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई पर ऊपर उठता हुआ तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यानी कि जो उत्तर भारत का मैदान है उसके दक्षिण में ये है, ये कटा फटा भूभाग है और ये तिकोना या फिर कहें कि उल्टे त्रिभुज की आकृति इसकी पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां। देखें इधर आपकी गिर की पहाड़ियां हैं, इसके पश्चिम में क्या है, गिर की पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली जैसे ऊपर चली जाती है, इसके पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और इसके दक्षिण में सबसे नीचे अगर आप केरल के अंदर देखेंगे तो इलायची की पहाड़ियां हैं। और इसके उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है। शिलोंग पठार को मेघालय पठार भी कहा जाता है। अब इसका कुछ भाग है पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का, वो बांग्लादेश के आगे हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके अंदर चला जाता है। जैसे मेघालय के अंदर शिलोंग का पठार और असम के पास, जैसे असम और मेघालय की बाउंड्री के पास जैसे कोरबी और एंगलोंग पठार स्थित हैं। अब इसके प्रमुख पठार जो एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। हजारीबाग, पलायू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर और कर्नाटक पठार हैं। यह भारत का प्राचीनतम भूभाग और इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती है। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो इधर की तरफ ज़्यादा यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादा, जबकि पूर्व की ओर जैसे जैसे उधर आप जाते जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। और जैसे आपने देखा भी होगा कि नदियाँ कैसे बहती हैं ऊंचाई से नीचाई की तरफ, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वी जो पठार है, जो पूर्वी जो पठार है उसकी तरफ ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जबकि पश्चिमी पठार की ओर कम नदियाँ हमारी प्रवाहित होती हैं। अब एक बार आप इनको मैप में भी जैसे दे सकते हैं कि हजारीबाग जो पठार है वो कहाँ पे है, इधर महाराष्ट्र के अंदर है। पलायू है आपका मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। साउथ में अगर आप देखेंगे तो साउथ में जैसे है कर्नाटक के अंदर कर्नाटक का पठार है, तमिलनाडु के अंदर जो कोयम्बटूर का जो पठार है वो पठार स्थित है। इसके बाद इसकी प्रमुख नदियां अगर देखें तो पूर्व की नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अगर पूर्व की नदियों की बात करें तो इधर हमारी क्या है, भारत के बंगाल की खाड़ी, उधर क्या है, अरब सागर। तो पूर्व की नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरती, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये सभी डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरने वाली है, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार। अब एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 3rd पार्ट है कि जो पूर्व की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, पश्चिम की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इस चीज को आप अभी क्लियर कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये भाग है ये क्या है, ऊंचा है, ये कटाफटा ज्यादा है और ऊंचाई भी ज्यादा, जबकि ये भाग है ये कम ऊंचा है। अब जब नदी किसी क्षेत्र में जाती है तो कैसे बहती है, वो ऊंचाई से नीचाई की ओर ही बहती है। तो ऊंचाई से नीचाई में जब धीरे धीरे नदी जाती है तो विसर्प बनाती है, जैसे गोखुर झील बनाती है। तो जो पूर्व की नदियां वो इस प्रकार की आकृतियां बनाती हैं और अंत में जब वो समुद्र में जाती है तो धीरे धीरे उनका पानी समुद्र में विलीन होता है। तो जिससे क्या होता है, डिपोजिशन, निक्षेपण करना वो शुरू कर देती है अपने साथ जो भी मटेरियल लाती हैं, जिससे क्या बनता है, डेल्टा। जबकि हमारे जो पश्चिम भारत की जो नदियां, पश्चिमी प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वो सीधा क्या होती हैं, अचानक से ऊंचा जो क्षेत्र है उससे कहाँ गिरती है, समुद्र में गिरती हैं। और जो भी मटेरियल वो अपने साथ लाती है वो सीधा कहाँ चला जाता है, समुद्र में बिखर जाता है, वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जो पूर्व की नदियां हैं वो सारी हमारी मेनली डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जबकि पश्चिम की नदियां इनमें से कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख स्थलाकृतियां। जब नदी जाएगी किस क्षेत्र से तो स्थलाकृतियां भी बनाएगी। तो यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियां वो क्या क्या है, टोर है, जैसे ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटी है, जैसे भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा तापी नदी हमारी बहती है, आपको पता ही है। पर्वत हैं, स्कंद हैं आदि हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिम में नदी खड और महाखड बनाती है, जैसे चंबल, भीड़ और मोरना खड। अब नदी जब उत्तर पश्चिम में जो नदियां हैं, जैसे चंबल नदी है जो राजस्थान की नदी है, जब वो जाती है तो वो क्या बनाती है, बड़े बड़े खड़े धरातल के अंदर जिनको खड बोलते हैं
और महाखंड भी बोलते हैं, बनाती हुई चलती हैं। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अब अगर मृदा आप देखें भारत में, तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? इस पठार पे लावा से निर्मित हमारी काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो प्रायद्वीप पठार के 3 प्रमुख भाग हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। दक्कन का पठार जो दक्षिण में है, जैसे महाराष्ट्र से शुरू होता है। मध्य उच्च भूमियां, जैसे कि आप गुजरात से चलेंगे तो उधर आपके छोटा नागपुर पठार तक जाएंगे और आगे मेघालय में जाएंगे तो मध्य उच्च भूमियां और उत्तर पूर्वी पठार। अब सबसे पहले हम दक्कन का पठार कर लेते हैं कि दक्कन का पठार इसका सबसे ज्यादा महत्व हमारे लिए है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। आप सभी बच्चों से एक बात कहूंगी कि आप मैप साथ साथ करें और इनको भरें भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको ये चीजें याद हो जाएं, क्योंकि बिना मैप के आप इनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक बार देखें, ये जो क्षेत्र है इसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम दक्कन का पठार। ये जो हमारा क्षेत्र है इसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को। और इधर जो हमारा बच गया उनको हम उत्तर पूर्वी पठार का नाम देते हैं। अब सबसे पहले दक्कन का पठार हम करते हैं, तो यहाँ से हम अगर देखें तो आप देखेंगे कि साथ साथ आप करते हुए चलेंगे कि इसका इसके जो पश्चिम में है वो पश्चिमी घाट है, और पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट, और उत्तर में क्या है? सतपुड़ा और मैकाल और महादेव की पहाड़ियां। तो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। ये जो है ये क्या है? सतपुड़ा, ये महादेव और ये मैकाल की पहाड़ियां स्थित है। यानी कि ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा क्या है? हमारा दक्कन का पठार है। इसके बाद देखें, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में सहादरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां भी इनको कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसको क्या नाम दे दिया? सहादरी का। जैसे पश्चिमी घाट को हम सहादरी भी कहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसी क्षेत्र को नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम दे दिया, और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां इनको कहते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, और इसका जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नाईमुलाई, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अन्नाईमलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी ऊंची चोटी की, तो वो डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अब अगर आप देखें तो ये जो मैंने बताया ये नीलगिरी की पहाड़ी, इनकी जो ऊंची चोटी वो कौन सी है? डोडा बेटा। और ये अन्नाईमलाई जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुलाई, उसकी ऊंची चोटी। और लास्ट जो ये खत्म जो दक्कन का पठार होता है वो इलायची की पहाड़ियों पर यहाँ पे खत्म होता है। इनकी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पहाड़ियां स्थित हैं। अगर इसके पूर्वी घाट की बात करिए तो था पश्चिमी घाट। अगर पूर्वी घाट जैसे यहाँ पे हमारा हो गया सहादरी हो गया, जैसे अगर इसके पूर्वी घाट की बात करें तो वहां पर जैसे पालकोंडा, विलकोंडा, नेलकोंडा और जवाई की पहाड़ियां स्थित हैं। ये सारी की सारी पहाड़ियां जवादी, पालकोंडा, नलकोंडा, विलकोंडा और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। इसके बाद मध्य उच्च भूमि जो दूसरा भाग है वो है, इसके पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है। यानी कि सबसे पश्चिम में कौन है मध्य उच्च भूमि के? अरावली पर्वत। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो उत्तर भारत का मैदान शुरू हो जाता है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। औसत ऊंचाई की बात हम यहाँ पे करें कितनी है? 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह दक्कन पठार के उत्तर में है, और प्रायद्वीप पठार के इस भाग में चापाकार रेतीले टीबे मिलते हैं। क्या मिलता है यहाँ पर? अब सूखा क्षेत्र जैसे राजस्थान में आप जाते हैं तो रेत ही रेत है, रेतीली भूमि है, तो वहाँ क्या मिलते हैं? चापाकार रेतीले टीबे मिलते हैं, जिनको बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। बरखान क्या करती है एक बार आप देख लीजिए। इस प्रकार से बरखान बनते हैं। जब हवा आती है तो वो क्या करते हैं? मिट्टी को इस प्रकार से जमा करना शुरू करते हैं। मिट्टी जब जमा होती है तो इस प्रकार से आधे चांद जैसी आकृति या चापाकार टिब्बे की आकृति इसको कहा जाती है, ये बन जाती हैं। यहाँ कायांतरित चट्टानों में क्या क्या मिलता है? संगमरमर। जैसे आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर पाया जाता है। स्लेट और नाइस नाम के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल श्रेणी से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। अब एक बार पूरे को अगर आप मैप में देखें तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर अरावली जो राजस्थान में यहाँ से शुरू होता है। अब देखें यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। सतपुड़ा से नीचे महादेव मैकाल आपने कर लिया। ये तो कौन सा था? दक्कन का पठार। ये इसी के उत्तर में उच्च भूमियां हैं। अब यहाँ चलेंगे, जैसे गिर की पहाड़ी यहाँ पे होगी, अरावली, मालवा का पठार, अरावली पर्वत जैसे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की, मालवा का पठार, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, फिर बघेलखंड, फिर झारखंड में जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पठार हमारा छोटा नागपुर का पठार। ये जो सारा क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमियां। नीचे अगर देखेंगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ये सारा हमारा क्या है? मध्य उच्च भूमियां है।
और ये हमारे खनिजों के लिए काफ़ी विशेष हमारा क्षेत्र है। मध्य उच्च भूमि के पर्वत और पठार एक बार फिर से आप देख लीजिए, जिसमें मैप में आपको दिखाए अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वतमाला, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार इसमें प्रमुख है। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है उत्तर पूर्वी पठार। प्रायद्वीप पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियों से परे भी विस्तृत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो शुरुआत की जब यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उनसे परे, यानी कि बीच में बांग्लादेश आ जाए तो यहाँ पर भी ये स्थित है। और इसके उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार अथवा मेघालय का पठार है। और हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट से, जैसे हमारा जो भारत बना था भारतीय प्लेट इसको बोलते हैं, कि उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बन गई थी, एक गहरी खाई बन गई थी। और ये बनने से मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीप पठार से अलग हो गए थे। इनके बीच में कौन आ गया? बांग्लादेश, जो अब जो बांग्लादेश स्थित है वो इनके बीच में आ गया था और ये अलग प्रायद्वीप पठार से हो गया था। बीच में क्या पड़ गया था? भ्रंश घाटी बीच में इनके बन गई थी। और बाद में जलोढ़ के द्वारा भ्रंश घाटी में गारो राजमहल खड्ड बने थे। गारो राजमहल जो क्षेत्र है वो बन गया था किससे? जलोढ़ मृदा के जमाव से। अब मेघालय पठार में चलते हैं। उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व के पठार में भी मेघालय पठार प्रमुख, उसको 3 भागों में बांटा गया है मेघालय पठार को। इसके पश्चिम में गारो पहाड़ियां और पूर्व में मिकिर की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र अगर देखें तो क्या है? गारो खासी जयंती जैसे हम पढ़ते हैं, इकट्ठी पढ़ते हैं, तो गारो पहाड़ी इसके पश्चिमी और पूर्वी मिकिर पहाड़ियां हैं। जबकि इसके मध्य में खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं और असम की कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियां इसके पास स्थित हैं। तो देखिए इसका एक भाग ये वाला जो क्षेत्र हमारा मेघालय का, ये हमारा है कार्बी एंगलोंग। एक बार आप इस मैप में भी इनको देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा जो क्षेत्र है ये गारो खासी जयंतिया होगा। इधर हमारा कार्बी एंगलोंग का जो पठार है वो स्थित है। तो ये क्षेत्र हमारा सारा का सारा किस में आ जाता है? ये उत्तर पूर्वी पठार में क्षेत्र हमारा आ जाता है। और जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं ये भी असम में स्थित है। इसके बाद यहाँ चोटियों की ऊंचाई 1300 से 1800 मीटर है। चेरापूंजी यहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र है। अब जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो आप पढ़ते हैं, वो कौन सा है? मासिनराम है, जो मेघालय में है। और उसी से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर चेरापूंजी स्थित है, जो बहुत ही कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, वनस्पति विहीन है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्वत के ढाल की वजह से है। क्योंकि एक क्षेत्र पर्वतोन्मुख होने के कारण एक क्षेत्र में तो वर्षा ज्यादा होती है जब हवाएं ऊपर चढ़ती है, तो इस क्षेत्र में तो वर्षा करा दी, लेकिन इसके विपरीत दिशा यानी कि छाया क्षेत्र इसको हम कहते हैं, वर्षा छाया क्षेत्र, इसमें वर्षा नहीं होती। इसी कारण से चेरापूंजी में वर्षा कम होती है। और छोटा नागपुर पठार की भांति यहाँ कोयला, लोहा, चूने के पत्थर, यूरेनियम जो एक बहुत ही एनर्जेटिक हमारा ऊर्जा का स्रोत है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद जो हम करेंगे वो हम अगले जो हमारे जो 2 पार्ट बचते हैं, तटीय मैदान और द्वीप समूह भारत के, और एक छोटा सा भाग और बचता है मरुस्थल भारत का, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इनको अच्छे से नोटबुक में उतारें, मैप को भी आप साथ में भरें और अटैच करें और अच्छे से इनको याद करें। थैंक यू।